हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ लाइजोसोम्स। अब सबसे पहले लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक इमेजिनेशन करना है। वो इमेजिनेशन ये है कि फॉर सपोज़ आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हैं और बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? उनको भगाने की कोशिश करोगे। ओके, बाय यूजिंग सम इंसेक्टिसाइड्स। अब आपने इंसेक्टिसाइड को यूज़ क्यों किया? क्योंकि आपको पता है वो कॉकरोचेस और मॉस्किटोज़ आपके लिए क्या है? हार्मफुल हैं। तो इसी तरीके से सेल के पास भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर आने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस को या हार्मफुल सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन रखता है। ओके, एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज़ द लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है? हमारे सेल के लिए एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर बाय चांस एंटर कर गया तो वो लाइजोसोम क्या करेगा? उस फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर एनगल्फ करके निगल के उस मटेरियल को पूरा डाइजेस्ट कर देगा, सेल के अंदर से ख़त्म कर देगा। क्यों ख़त्म कर देगा? ताकि सेल को कोई भी फर्दर डैमेज ना हो पाए। ओके, अब क्वेश्चन आता है लाइजोसोम्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि लाइजोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यही एंजाइम्स क्या करते हैं? उस फॉरेन मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एंजाइम्स कहाँ से आए? आपको ध्यान रखना है, हमने पहले भी पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप याद रखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या थे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम था? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना। अब जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम करते हैं। ओके, हमने पढ़ा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में। ओके, तो उन्हीं प्रोटीन्स ने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना दिए जो लाइजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है लाइजोसोम्स के अंदर दैट आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम लाइजोसोम्स को बोलते हैं सोसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लाइजोसोम्स को सोसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्यों बोला गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि फॉर सपोज सेल के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। अब वो डिस्टर्बेंस किसी भी रीज़न की वजह से होता है कि एक साथ बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर कर गए सेल के अंदर और लाइजोसोम्स उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, या फॉर सपोज सेल के पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और द सेल गेट्स डैमेज फॉर सपोज, then पता है what will happen? All the lysosomes which are present inside the cell, no, they all will burst and then they will digest the whole cell. इसका मतलब क्या हुआ कि सेल ने अपने आप को ही मार दिया, और जो अपने आप को मारता है उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड करना। तो तभी सेल को बोला गया है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे लाइजोसोम्स के फंक्शन के बारे में। आप सबको पता है लाइजोसोम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि लाइजोसोम हमारे सेल के लिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब लाइजोसोम हमारे सेल को क्लीन रखता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आएगा या कोई भी अंदर वाला सेल ऑर्गेनेल अगर ख़राब हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, अब वो ढंग से काम नहीं कर सकता, तो लाइजोसोम उसको भी क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा और हमारे सेल को क्लीन रखेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना सेल कुछ भी नहीं कर सकता और सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स भी कुछ नहीं कर सकते। और उस इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टर्स को स्टडी करने से पहले आपको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। आप देख रहे होंगे कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है क्रिस्टे। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोला गया है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है
जिसको बोला गया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमें राइबोसोम्स भी मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, तो उसके अंदर हमें डीएनए भी दिखाई देगा। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन हैं, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। The outer membrane is very porous and the inner membrane is deeply folded into finger-like projections called cristae. आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इसका ये मतलब है कि आउटर मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए ईजिली अलाउ करती है, ओके। और जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डीपली फोल्डेड है और फोल्डेड इस तरीके से हैं कि हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टे। अब फोल्डिंग्स, ये जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ध्यान रखना है। ये जो फोल्डिंग्स हैं ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ा देती हैं? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी क्या है? एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमने क्यों बोला है? क्योंकि फॉर सपोज आपने खाना खाया, ठीक है। अब आपने जो खाना खाया उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो फूड में एनर्जी प्रेजेंट है उसको नॉन यूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है? वो एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करती है फूड में प्रेजेंट एनर्जी की मदद से, और वही एटीपी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और जहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, और ज़्यादा सरफेस एरिया अगर हमें चाहिए तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ा, इनफोल्डिंग्स देनी पड़ी। तो इस वजह से अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एटीपी जनरेट हो पाएगा। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल हमने बोला है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए बोला है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के प्रोटीन्स और अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए, मतलब अपने जैसी कॉपी बनाने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। और ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, ऐसे सेल ऑर्गेनल को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। आपको सबको पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को जनरेट करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात आती है कि ये एनर्जी को किस फॉर्म में जनरेट करता है। आपको मैंने अभी अभी बताया है कि आपने जो खाना खाया वो उसमें जो एनर्जी है वो नॉन यूजेबल फॉर्म में है। माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने अगर एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना लिए, ठीक है, फॉर सपोज अब अगर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सेल को कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ठीक है। और जब एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी का यूज़ करके सेल अपने उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन
Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Hence, they are able to make their own proteins. Same बात राइबोसोम के पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं और डीएनए भी होता है, तो वह अपने खुद के प्रोटीन्स ईजिली मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज़ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड को स्टार्ट करने से पहले हम प्लास्टिड का डायग्राम देखेंगे। अब देखो, प्लास्टिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम हमारे आसपास प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। अब प्लांट का कलर अलग है, उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स का कलर अलग है, तो ये जो कलर्स हैं ये किसकी वजह से आते हैं? ये प्लास्टिड्स की वजह से आते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिड्स पढ़ना पड़ेगा। Okay, and you all have to remember one more thing, that plastids are only and only present in plant cells. अब आप प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्लास्टिड के पास भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद अंदर वाली मेम्ब्रेन के भी अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड के अंदर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, एक राइबोसोम्स और एक डीएनए। इसका मतलब प्लास्टिड्स के पास भी अपने खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, वो अपने प्रोटीन्स बना पाएंगे और अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तभी प्लास्टिड को भी हम बोलेंगे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। अब प्लास्टिड के अंदर हमें एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत सारी डिस्क से। एक सिंगल डिस्क को निकाल के अगर मैं उस डिस्क की बात करूं तो उस डिस्क को बोलते हैं हम थाइलेकोइड। और जब बहुत सारे थाइलेकोइड एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक जम के एक स्टैक बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। अब बहुत सारे ग्रैनम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लैमेला। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है थाइलेकोइड्स, इसके अंदर हमें बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट इज क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Plastids are also known as kitchen of the cell. Now the question arises that why plastids are known as kitchen of the cell? See, plastids have the pigment chlorophyll and this pigment is required generally in the process of photosynthesis, and through that process plants manufacture their food. So food is manufactured in the kitchen, that is why they are known as kitchen of the cell. Now we are going to talk about various types of plastids. There are basically three types of plastids. Number 1 chloroplast, number 2 leucoplast and number 3 chromoplast. Now first of all we will be talking about chloroplast. Chloroplast is a colored plastid and it contains various types of pigments, and one of the special pigment present in the chloroplast is one and the only chlorophyll, which is a green color pigment, and this only gives green color to the plant. So now you all can understand that what is the function of chloroplast. The most important function of chloroplast is photosynthesis, because without chlorophyll photosynthesis cannot occur. Next type of plastid is leucoplast. Leuco means white, means these are the plastids which are colorless. They don't have any pigments. Now, if they don't have any pigments, then what is the function of these plastids? The main important function of the leucoplast is to store certain type of materials such as starch, oils, protein granules. And depending upon the storage materials, various names is given to this plastid. If it stores starch, then it is known as amyloplast. If it stores oils, then it is known as elioplast, and if it stores protein granules, then it is known as eleuroplast. अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट भी एक कलर्ड प्लास्टिड है. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कलर्ड प्लास्टिड.
but it is not green in color. It contains various other colors, various other pigments which give colors to the flowers and fruits which are present in the plants. So you all have to remember, number one is chloroplast, which contains a green color pigment which is known as chlorophyll, and it is helpful in the process of photosynthesis. Second is the leucoplast. It is colorless plastid and it stores certain materials such as starch, oils and proteins. And the third one is the chromoplast, which is also a colored plastid and it contains various colored pigments which are essential for the coloring of flowers and fruits. अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज वैक्यूल. वैक्यूल सेल के अंदर एक स्फेरिकल राउंड स्ट्रक्चर की तरह होता है और ये दोनों सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. पर एक डिफरेंस है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वो उस सेल की 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. पर एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं. अब बात आती है कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में रोज़ सफाई होती है, तो जो सफाई होती है तो कचरा जो इकट्ठा होता है हम उस कचरे को कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं. तो सिमिलरली सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे होते हैं तो सेल का डस्टबिन कौन है, सेल का डस्टबिन है वैक्यूल. जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा सेल के अंदर उसको किस में डंप किया जाएगा, वैक्यूल के अंदर डंप किया जाएगा, चाहे वो कंटेंट सॉलिड हो चाहे वो कंटेंट लिक्विड हो. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट. अब वेस्ट मटेरियल्स के साथ साथ ये कुछ यूज़फुल मटेरियल्स को भी स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है, आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. और सेल के अंदर, सेल और वैक्यूल के अंदर जितना भी मैटर होता है, जितना भी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेल सैप. Now we are going to talk about functions of vacuole. The first most important function of vacuole is that vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to cells and plants. अब plant cells के अंदर हमने बात किया है कि vacuoles जो हैं वो plant cell का 50 to 90% of the volume को occupy करते हैं और vacuole के अंदर क्या है, liquid है. तो ये जो liquid है vacuole के अंदर ये क्या करता है, plant cell को एक support provide करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. और टर्जिडिटी का मतलब ये होता है कि इस वैक्यूल की वजह से जो प्लांट का सेल है वो कभी भी इजीली श्रिंक नहीं कर पाएगा, वो हमेशा हमें फूला हुआ दिखाई देगा, इन्फ्लेटेड दिखाई देगा. नेक्स्ट, मैनी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. पहली वाली स्लाइड में हमने बात करी थी कि वेस्ट मटेरियल्स के साथ साथ वैक्यूल्स कुछ यूजफुल मटेरियल्स को भी स्टोर करती है. फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. थर्ड, इन अमीबा कंज्यूम्ड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स. अब अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल वैक्यूल्स होती हैं जिनका नाम है फूड वैक्यूल. इन फूड वैक्यूल्स के अंदर अमीबा क्या स्टोर करता है, फूड. तो आपको ध्यान रखना है. And last, in some unicellular organisms, vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. अभी हमने पढ़ा था कि वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल और कुछ यूजफुल मटेरियल. तो वैक्यूल क्या करती है, सेल का जितना भी एक्सेस वाटर है या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपने अंदर ले लेती है. एंड आफ्टर दैट जब सारा लिक्विड कंटेंट अंदर आ जाएगा, सॉलिड कंटेंट अंदर आ जाएगा, तो वैक्यूल क्या होगी, थोड़ी सी फूल जाएगी. और फूलने के बाद वो क्या कर लेती है, अपने आप को श्रिंक कर लेती है. मतलब उस वैक्यूल के अंदर पावर है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की. और ऐसी वैक्यूल्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये सिर्फ कुछ ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है हमें. तो वो क्या करती है, अपने आप को श्रिंक कर लेती है और श्रिंक करने की वजह से जितना भी एक्सेस वाटर होगा या जितना भी एक्सेस वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल के बाहर रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. Now we are going to discuss difference between unicellular organisms and multicellular organisms. आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करूँ तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ओके,
Now second, you can't see unicellular organisms with the help of your eyes. You need a microscope to see them, but multicellular organisms can be seen with the help of naked eyes. थर्ड पॉइंट, सी अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक ही सेल है, तो वो जो एक सेल है उसी को ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब वो अपने काम को बांट नहीं सकती. दैट मीन्स दैट नो डिविजन ऑफ लेबर इज़ प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और अपने काम को वो सेल्स आपस में बांट सकते हैं और उस वर्क को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है. अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो कौन होगा, आप सबको पता है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा. और अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स की, तो फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. You all can see the examples of unicellular and multicellular organisms, how they look like. For example, number 1 is paramecium, then amoeba, then bacteria and yeast. These 4 are unicellular organisms, and insect, plants and animals, these are multicellular organisms. Now we are going to talk about differences between plant cell and animal cell. अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल होता है दैट इज़ जनरली लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू एन एनिमल सेल एंड द एनिमल सेल इज़ जनरली स्मॉलर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट सेल इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप एंड द एनिमल सेल इज़ राउंड इन शेप. अब नेक्स्ट, सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल बट इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल. आपको याद होना चाहिए कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट थी and it was made up of cellulose. Next, vacuoles occupy 50 to 90% of the volume in case of plant cell, whereas vacuoles are generally small in case of animal cell. Next, plastids are present in plant cells. हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट जो क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करता है, दैट इज़ क्लोरोफिल. एंड प्लास्टिड्स आर जनरली एब्सेंट इन एनिमल सेल. नेक्स्ट, हमने बोला था कि प्लांट सेल्स के अंदर हम गोल्जी अपैरेटस को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं और एनिमल सेल के अंदर हम गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी बोलते हैं. आफ्टर दैट, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. आफ्टर दैट, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरिफेरी of the cell in case of plant cell and nucleus is present at the center in case of animal cell. अब ऐसा क्यों हुआ कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में तो पेरिफेरी पे चला गया, मतलब बाउंड्रीज पे चला गया, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पर है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैक्यूल ने 50 to 90% जब स्पेस ऑक्यूपाई कर ली सेल की, तो सेल का जो सेंट्रल पार्ट था वो खाली नहीं बचा, तो इस वजह से न्यूक्लियस को थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ा इन केस ऑफ प्लांट सेल. और सेंट्रियोल्स का फंक्शन होता है कि सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस में, एंड सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. Now you can compare the plant and animal cell by seeing the diagrams of these cells here also, and you can see the diagrams in the NCERT also. Now we are going to talk about the difference between prokaryotes and eukaryotes. First, if we talk about prokaryotes are generally unicellular, okay, and eukaryotes are generally multicellular, but there are some eukaryotes which are unicellular also. Next point, you all know that in prokaryotes the nuclear region or the nucleus is very poorly developed, and that poorly developed nucleus is known as nucleoid, while in eukaryotes the nucleus is well developed with a nuclear membrane. Next point, see, inside the nucleus we have studied that a small spherical body is present which is known as nucleolus. So in prokaryotes nucleolus is absent, but in eukaryotes nucleolus is present. Next point, see, well developed cell organelles, membrane bound cell organelles are absent in prokaryotes, while membrane bound cell organelles are present in eukaryotes. Next example,
Blue green algae and bacteria are prokaryotes, whereas plants, animals and fungi are यूकैरियोट्स। अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज़ सेल डिवीजन। जिन बच्चों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक नहीं है, पर नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक आ चुका है, दैट इज़ सेल डिवीजन। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो आप बोलोगे मैम सेल डिवीजन तो बहुत ईजी है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा? सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा। तो यस, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिससे नए सेल्स बनते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब क्वेश्चन आता है कि सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसे क्या कराना था? बॉडी में ग्रोथ करानी थी, नंबर 1 रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर कोई सेल्स पुराने हो चुके हैं, अब वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सेल्स मर चुके हैं या इंजर्ड हो चुके हैं, तो उन सेल्स को अगर हमें रिप्लेस करना है, उनकी जगह किसी और को रखना है, तो हमें सेल में क्या कराना पड़ेगा? सेल्स में डिवीजन कराना पड़ेगा। सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इज टू रिप्लेस द ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड cells. Now, basically the cell division is of two types. Number 1, mitosis, and number 2, meiosis. Now we are going to start with the first type of cell division, that is mitosis. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is known as mitosis. ये लाइन आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। Basically ऐसा division जब सेल्स में होता है तो बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड एज द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इस प्रोसेस के अंदर जो सेल डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं मदर सेल, और मदर सेल जब फर्दर डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है तो उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। आपको ध्यान रखना है, माइटोसिस में बनेंगे 2 डॉटर सेल्स और मियोसिस में बनेंगे, मैं आगे बताऊंगी, 4 डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। अब देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो फॉर सपोज एक सेल ने डिवाइड किया जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जब वो सेल डिवाइड करके 2 नए सेल्स बनाएगा ना, तब भी उनमें ऐसा नहीं होगा कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, मतलब एक में 23 चला गया, एक में 23 चला गया। दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मतलब अगर 46 वाले ने डिवाइड किया है तो अगर 46 से 2 बने हैं तो दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। It's written that normal cell of human body has 46 chromosomes. See, I have made a cell which is having 43 chromosome and this cell is known as the mother cell. अब क्या करना है? इस mother cell को divide करना है। तो actually divide करने से पहले क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है। मतलब अगर पहले सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे तो अब वो सेल क्या करेगा? उसको डबल कर लेगा। मीन्स दैट 46 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 92. Now the question arises that why the cell has duplicated its genetic material. अब आप सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपके घर में 3 मेंबर्स के हिसाब से खाना बनेगा। अब अगर आपको आपकी मम्मा बोलती हैं कि आज 3 मेंबर्स और आएंगे बाहर से, फॉर एग्जाम्पल गेस्ट आए आपके घर में, तो आप क्या करोगे? आप जो पर्टिकुलर खाना बनाते हो रोज़, उस खाने को डबल करोगे या नहीं करोगे? सिमिलरली अब एक सेल को अगर 2 में डिवाइड होना है तो उसको अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करना पड़ेगा। अब उसने डबल किया, 46 से कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 92 क्रोमोसोम्स हो गए। अब जब एक्चुअल सेल डिवीजन होगा ना तो ये 92 क्रोमोसोम्स वाला सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। दोनों को कितने कितने मिल जाएंगे? 46। और ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो सेल्स बने हैं मदर सेल से, इनको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। अब मियोसिस थोड़ा सा डिफरेंट है माइटोसिस से। माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है, पर मियोसिस के अंदर एक सेल
एक मदर सेल कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा? 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि माइटोसिस के अंदर सिर्फ एक डिवीजन होता है, पर मियोसिस का जब प्रोसेस होता है तो लगातार 2 बार सेल में डिवीजन होता है। मीन्स द सेल इज अंडरगोइंग 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स। अब आपको ध्यान रखना है, फॉर सपोज अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करूँ तो हमने पढ़ा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। पर जब उस नॉर्मल ह्यूमन सेल में हम मियोसिस कराएंगे और उससे जो 4 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। मतलब मदर सेल में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल नहीं होते। आपको ध्यान रखना है, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे एज कंपेयर टू द मदर सेल। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल है उसके जैसा तो सेल, नया सेल मियोसिस से बन नहीं रहा, उससे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन रहा है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो गया है? हाफ हो गया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मियोसिस का जो प्रोसेस है वो स्पेशल सेल्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स। और वो गैमीट्स कहाँ बनते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। और फर्दर वो गैमीट्स फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? फर्दर वो गैमीट्स फ्यूज़ करके बनाते हैं ऑफस्प्रिंग। Now we'll study about meiosis. See, normal cell of human body has how many chromosomes? 46 chromosomes. See, I have made a mother cell which is having 46 chromosome. अब हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि एक्चुअली सेल डिवीजन से पहले सेल क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। तो सिमिलरली इधर भी अपने मदर सेल ने क्या किया? 46 क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करके कितने क्रोमोसोम्स बना लिए? 92 क्रोमोसोम्स। अब हमने बात करी थी कि मियोसिस के अंदर एक डिवीजन नहीं होगा, कितने डिविजन्स होंगे? 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल डिविजन्स होंगे, जिसके कारण एक सेल कितने सेल्स प्रोड्यूस करेगा? कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा? 4। तो अगर आप 92 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे ईच सेल के अंदर? 23, 23, 23, 23। तो आप कंपेयर करो कि मदर सेल के अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46 और डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 23। मतलब 46 का जस्ट हाफ। अब हम थोड़ी सी बात और करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो जो उससे डॉटर सेल्स बने उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही आए। इसका मतलब ये डिवीजन कैसा था? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आगे ट्रांसफ़र हुए। बट मियोसिस के अंदर हमने क्या देखा कि अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स आए? 23। मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है तो माइटोसिस जनरली क्या कराएगा? बॉडी में ग्रोथ कराएगा। और ऐसा डिवीजन जो बॉडी में जनरली ग्रोथ के पर्पस के लिए होता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये गैमीट्स बनाने में हेल्प करेगा, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल्स बनाने में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी। आप देखो, राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, अब 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है डिप्लॉयड कंडीशन और एक होती है हैप्लॉयड कंडीशन। ये आपको समझना है। देखो, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम लिखते हैं 2n = 46। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब 2n आया है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। मतलब हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में जो कंडीशन होती है वो 2n = 46 वाली कंडीशन होती है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। अब जस्ट उसी के नीचे मैंने लिखा है n = 23। n = 23 मतलब एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉयड कंडीशन।
ऐसी कंडीशन हमें हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अंदर नहीं मिलेगी। ये कंडीशन हमें मिलेगी सिर्फ गैमीट्स के अंदर, दैट इज स्पर्म एंड एग। अब इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर गैमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम नहीं होते और मदर सेल के जितने ही 46 क्रोमोसोम्स होते तो क्या होता। अब देखो, फॉर सपोज अगर स्पर्म के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते और ओवम के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते, तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर, उस जाइगोट के अंदर हमें कितने क्रोमोसोम्स मिलते? 92। और आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। सो दैट इज़ वाई दिस केस वुड नॉट बी पॉसिबल। तो तभी अगर हमें उस ऑफस्प्रिंग के नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स को लाना है तो हमें कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा नॉर्मल ह्यूमन सेल में? मियोसिस, ताकि गैमीट्स के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स आ जाएं? 23 और वो 23 आपस में फ्यूज़ करके क्या बना देंगे? 46।